हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। गाइस, आज मैं लेकर आ गई हूँ आपको क्लास 12 के केमिस्ट्री का जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपका अकार्बनिक रसायन है। उसमें से फर्स्ट लेसन है तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रिया। उसके जितने भी आई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन सभी को मैं आज लेकर आई हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव है सभी को याद करिए, क्योंकि यह आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला इसमें प्रश्न है, सल्फाइड एस्को का सांद्रण प्रायः निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है? सल्फाइड एस के द्वारा किसका सांद्रण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेन उत्पादन विधि यानी फेन फलावन विधि के द्वारा सल्फाइड एस्को का सांद्रण किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जैसे कि आप तांबा का यानी कॉपर का सांद्रण करेंगे तो उसे पहले फेन फलावन विधि के द्वारा उसे सांद्रित किया जाता है, तब उसका निर्माण होता है कॉपर का। फिर देखिए अगला प्रश्न है, क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है? क्षय रोग यानी टीबी को ठीक करने के लिए कौन से एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है टीबी रोग को दूर करने के लिए। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कर्षण होता है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक धातुओं को उसके अयस्कों से निष्कर्षण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी विलगित आयनिक लवणों के विद्युत विच्छेदन के द्वारा। विलगित आयनिक लवणों के विद्युत विच्छेदन के द्वारा जो विद्युत धनात्मक होते हैं उनका सांद्रण किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके एस की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है? जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन ऐसी धातु है जिसकी अभिक्रिया सोडियम साइनाइड NaCN के तनु विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा AG, यानी सिल्वर की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, AG। फिर देखिए अगला प्रश्न है, अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? अर्धचालक के रूप में जो सेमीकंडक्टर होते हैं तो उसके रूप में जर्मेनियम का शोधन किस विधि के द्वारा किया जाता है? जर्मेनियम धातु का शोधन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रच्छेद शोधन विधि के द्वारा किया जाता है। प्रच्छेद शोधन विधि, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सल्फाइड एस का है? कौन से सल्फाइड एस का है जो ऑप्शन दिए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गेलना PbS होगा। PbS गेलना या सल्फाइड एस का है, PbS इसका अनुसूत्र हो गया PbS। अगला प्रश्न है, DNA संरचना में एडेनिन एवं थायमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत स्विचों का निर्माण होता है। विद्युत स्विचों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेकालाइट से होता है विद्युत स्विचों का निर्माण, बेकालाइट से। नेक्स्ट प्रश्न है, कच्चा लोहा यानी पिग आयरन में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है? कच्चा लोहा में कौन ऐसा एलिमेंट्स है जो कि सबसे अधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन, जो कि सबसे अधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में प्रेजेंट रहता है। अगला प्रश्न है, समीकरण जो दिया है यह 4m + 8cn + 2h2o + O2 और इंडिकेट में दिया है आपका 4mCn/2 और 4OH में धातु M होगा। M क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी AU होगा। AU ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, AU होगा। अगला प्रश्न है, स्वतः अपचयन विधि से निम्न में से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? स्वतः अपचयन विधि से जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन ऐसी धातु है जिसका निष्कर्षण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कॉपर तथा यह जो है आपका मरकरी उसका किया जाता है Hg। फिर देखिए अगला प्रश्न है,
जब AgCl के साथ KCN की प्रतिक्रिया कराई जाती है, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड के साथ पोटेशियम साइनेट की प्रतिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक जटिल आयन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि जब सिल्वर क्लोराइड AgCl के साथ पोटेशियम साइनाइड KCN की प्रतिक्रिया कराई जाती है तो एक जटिल आयन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण विधि से सांद्रित किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण विधि से किसे सांद्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी हेमेटाइट को गुरुत्वाकर्षण विधि से किया जाता है। हेमेटाइट जो कि लोहा का अयस्क है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है? रासायनिक लीचिंग विधि के द्वारा किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एजेंटाइड का किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतः अपचयन विधि से निम्न में से किस धातु का निष्कर्षण नहीं किया जाता है? स्वतः अपचयन विधि के द्वारा जो ऑप्शन दिए, कौन ऐसे एक धातु है जिसका निष्कर्षण नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोहा का। Fe लोहा का नहीं किया जाता है स्वतः अपचयन विधि से। अगला प्रश्न है, फेनफोल्वन विधि से किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है? फेनफोल्वन विधि के द्वारा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सिनेबार का किया जाता है, सिनेबार। HGS जिसका होता है, HGS मरकरी का होता है वो अयस्क, HGS सिनेबार अयस्क जो कि सल्फाइड अयस्क का एक प्रकार का। अगला प्रश्न है, मालाकाइड अयस्क का सूत्र है। मालाकाइड अयस्क का सूत्र क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी CuOH2 इंटू CuCO3 जो कि यह मैग्नीशियम का अयस्क है, मैग्नीशियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, सॉरी यह मैग्नीशियम का नहीं बल्कि यह आपका तांबा का अयस्क है, कॉपर का। अगला प्रश्न है, इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को कहते हैं। इस्पात यानी स्टील, तो स्टील को लाल तप्त करके उसे धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनीलिंग बोला जाता है, एनीलिंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, सोना से कॉपर तथा सिल्वर अशुद्धि को बाहर किया जाता है। सोना से Cu तथा Ag अशुद्धि को बाहर किया जाता है किस प्रकार से? तो इसका राइट आंसर होगा कि आपका जो है यह अशुद्ध सोना को शांत H2SO4 के साथ उबालकर और विद्युतीय विधि से, यानी ये दोनों विधि से बी और सी दोनों राइट होगा। अगला प्रश्न है, कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। कार्बन अपचयन यानी कार्बन अवकरण विधि से किसका निष्कर्षित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी Fe लोहा का किया जाता है, लोहा का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सल्फाइड अयस्क का फेनफोल्वन विधि से सांद्रण नहीं होता है? जो ऑप्शन दिया वो कौन ऐसा है जो कि सल्फाइड अयस्क का फेनफोल्वन विधि से सांद्रण नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी एजेंटाइड का निष्कर्षण नहीं किया जा सकता है फेनफोल्वन विधि के द्वारा। अगला प्रश्न है, Ag2S से Ag के निष्कर्षण में किस प्रतिकारक का उपयोग किया जाता है? यानी सिल्वर सल्फाइड से सिल्वर के निष्कर्षण में किस प्रतिकारक का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी O2 की उपस्थिति में सोडियम साइनाइड NaCN। O2 की उपस्थिति में सोडियम साइनाइड NaCN, इसको सोडियम साइनाइड बोला जाता है, साइनाइड NaCN। ओनली फॉर अगर साइनाइड रहेगा तो यह एक प्रकार का पॉइजन है। अगला प्रश्न है, आग बुझाने के उपयोग में आने वाला पदार्थ कौन है? आग बुझाने के उपयोग में आने वाला पदार्थ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका आंसर होगा CCl4, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला प्रश्न है, सल्फाइड अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण में निम्न में से किस यौगिक से क्यूप्रिक ऑक्साइड का अपचयन होता है? सल्फाइड अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण में निम्न में से किस अयस्क से Cu2O का अपचयन होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी Cu2S का, यानी Cu2S। फिर अगला प्रश्न है, ब्लास्ट फर्नेस की निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उष्मा शोषी है? ब्लास्ट फर्नेस की निम्न में से कौन सी जो अभिक्रिया है वह उष्मा शोषी यानी उष्मा को ग्रहण कर रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब कराया जाता है तो वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिर अगला प्रश्न है, अयस्क से गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को कहते हैं। अयस्क से गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए उसे वायु में गर्म किया जाता है, तो इस विधि को हम क्या बोला जाता है? तो इस विधि को हम बोलते हैं जारन या
भर्जन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, इसे भर्जन भी बोला जाता है जारन को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, जारन या भर्जन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है? जो ऑप्शन दिया उसमें कौन ऐसा धातु है जिसका शुद्धिकरण विद्युत धारा के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा Al यानी एल्युमिनियम का शुद्धिकरण किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिरकोनियम का शुद्धिकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। जो ये आपका दिया है इस प्रकार से आपका जिरकोनियम जो है उसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, इस विधि को हम बोलते हैं वान आर्केल फेल यानी वान वार्केल की विधि बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, वान आर्केल की विधि। अगला प्रश्न है, वान आर्केल की विधि से शुद्ध किया जाता है। वान आर्केल की विधि से किसे शुद्ध किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जिरकोनियम तथा टाइटेनियम। जिरकोनियम और टाइटेनियम को शुद्ध किया जाता है वान आर्केल की विधि से। अगला प्रश्न है, किस विधि से द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत विच्छेदन कर सोडियम प्राप्त किया जाता है? किस विधि के द्वारा जो द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, तो उसका विद्युत विच्छेदन कर सोडियम धातु प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कास्टनर की विधि से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, जिंक के विद्युत शुद्धिकरण में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि जिंक के विद्युत शुद्धिकरण में अम्लीय जो जिंक होते हैं एसिडनेस अम्लीय जिंक सल्फेट का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। उसमें जिंक के शुद्धिकरण करने के समय जो अम्लीय जिंक होता है तो उसका सल्फेट का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, फफोलीदार कॉपर है। फफोलीदार कॉपर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कि कॉपर जिसमें 1% अशुद्धि रहती है, वैसा कॉपर जिसमें 1% अशुद्धि रहती है उसे फफोलीदार कॉपर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, किस विधि से अशुद्ध धातु को शुद्ध नहीं किया जा सकता है? कौन सी विधि है जिसमें अशुद्ध धातु को शुद्ध नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अमलगमेनेशन विधि। अमलगमेनेशन विधि यानी अमलगम जो बनता है उस विधि के द्वारा, अमलगमेनेशन विधि के द्वारा अशुद्ध धातु को शुद्ध नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन धातु विद्युतीय विधि द्वारा निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन सी ऐसी धातु है जिसका हम शुद्धिकरण या निष्कर्षण विद्युतीय विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा Fe यानी लोहा का शुद्धिकरण नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक लोहा का सबसे शुद्ध रूप है। व्यावसायिक लोहा का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा पिटवा लोहा। पिटवा लोहा जो कि व्यावसायिक स्तर पर सबसे अच्छा लोहा होता है। फिर अगला प्रश्न है, जोन रिफाइनिंग विधि के द्रवित जोन रिफाइनिंग विधि में जो द्रवित जोन होता है तो उसका क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि जो द्रवित उसमें जोन बचता है तो वो धातु की तुलना में अशुद्धि अधिक रहती है, यानी उसमें धातु की तुलना में अशुद्धियाँ अधिक रहती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में प्रद्रावण विधि को व्यक्त करता है। प्रद्रावण यानी जो द्रावण की प्रक्रिया होती है उस प्रोसेस को हम प्रद्रावण बोलते हैं। तो इसमें कौन ऐसी रिएक्शन है जो कि प्रद्रावण विधि को व्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि Fe2O3 यानी हेमेटाइट हो गया और यह कार्बन हो गया 3C। तो यह बनाता है अभिक्रिया कर लोहा बनाता है 2Fe और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यह जो है यह प्रद्रावण विधि को व्यक्त करता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निकेल के शुद्धिकरण की विधि Ni+4CO यानी SO है जो कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये 320 केल्विन ताप पर यह इसे गर्म किया जाता है तो हमें प्राप्त होता है NiCO4 यानी निकल, और जो यहाँ पर ताप प्राप्त होता है 420 केल्विन और इसके बाद निकेल बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड वायुमंडल में चला जाता है। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, इस विधि को हम बोलते हैं मोल्ड विधि। मोल्ड विधि के द्वारा इसे शुद्ध किया जाता है और इसमें रिएक्शन कराया जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, NaCN/2 से Ag प्राप्त करने के लिए किस धातु से प्रतिक्रिया कराई जाती है? जो ये आपका दिया है अनुसूत्र, तो इसे Ag को हम अलग करते हैं तो इसके लिए किस धातु से प्रतिक्रिया कराई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसे अलग करने के लिए इसे हम Zn यानी जिंक धातु से प्रतिक्रिया कराएंगे जैस्ता से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में Cg तथा Mg दोनों उपस्थित है? जो ऑप्शन दिया है कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि कैल्शियम और आपका जो मैग्नीशियम है वो दोनों प्रेजेंट है? तो इसका राइट आंसर होगा डोलोमाइट जो होता है उसमें दोनों उपस्थित रहता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, डैश का लाइट के विद्युत विच्छेदन से प्राप्त होता है।
कौन ऐसे इसमें ऑप्शन है जो कि लाइट के विद्युत विसर्जन से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी Mg तथा Cl2 को लाइट के विद्युत विसर्जन से प्राप्त किया जाता है, Mg तथा Cl2 को। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किस धातु के धातुकर्ण में क्यूफलेशन विधि का उपयोग किया जाता है? किस धातु के धातुकर्ण में क्यूफलेशन विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका Ag, यानी सिल्वर के धातुकर्ण में क्यूफलेशन विधि का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सोना आसानी से घुल जाता है, सोना आसानी से किस में घुल जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका जलीय KCN+O2 में, यानी जलीय जो आपका पोटेशियम साइनाइड होता है और उसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है, उसमें सोना आसानी से घुल जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सेट सही है? जो ऑप्शन दिया उसमें कौन ऐसा सेट है जो कि सही है? तो इसका राइट आंसर होगा गन मेटल Cu+Zn+Sn, यानी 10। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कॉपर के निष्कर्षण में बेसिमर कन्वर्टर में होने वाली प्रतिक्रिया है। जब कॉपर का हम निष्कर्षण करते हैं तो जो बेसिमर उसका होता है कन्वर्टर, तो उसमें होने वाली जो रिएक्शन है वो क्या है? जो ऑप्शन में दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2CuO+2+Cu2S इंडिकेट 6U+SO2, यानी हमारा तांबा जो प्राप्त होता है 6U। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा आपका। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु के निष्कर्षण में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है? किस धातु के निष्कर्षण में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी मैग्नीज और क्रोमियम के निष्कर्षण में आपका एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, फिन प्लावन विधि से में सामान्यतः उपयोग नहीं होने वाले कलेक्टर्स हैं। फिन प्लावन विधि में सामान्यतः उपयोग नहीं होने वाले कलेक्टर्स कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नारियल तेल। नारियल तेल का उपयोग नहीं किया जाता है, इसमें पाइन का तेल या फिर यूकलिप्टस का तेल उपयोग किया जाता है। यूकलिप्टस यानी रेडी जो होता है उसी का। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन झाग स्टेबिलाइजर का कार्य करता है? जो ऑप्शन दिए हैं कौन झाग स्टेबिलाइजर का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रेसोल एवं एनिलीन। क्रेसोल और एनिलीन ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, सिनेबार है, सिनेबार इसमें कौन है? सिनेबार, तो इसका राइट आंसर होगा HGS, HGS जो कि सिनेबार एस का है। HGS यह मर्क्यूरी का एस का है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जारन का मुख्य कार्य है। जारन का मुख्य कार्य क्या होता है? जारन का मुख्य कार्य, तो इसका राइट आंसर होगा कि यह जारन जो होता है यह अयस्क की ऑक्साइड में परिवर्तित करता है अयस्क को और उड़नशील अशुद्धियों को बाहर निकालना, यह काम करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, कोई खनिज ऐसे कहलाता है यदि धातु, कोई खनिज यदि ऐसे कहलाता है तो उसमें धातु क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कि यदि धातु इससे लाभदायक रूप से प्राप्त की जा सकती है। कोई अगर खनिज है तो उसे हम ऐसे तभी कह सकते हैं जब उसे धातु लाभदायक रूप से प्राप्त की जा सकती है। याद रखिए कि जितने भी खनिज होते हैं उनको हम ऐसे नहीं कह सकते हैं, किंतु सभी ऐसे को खनिज कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से धातु लवण के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन से धातु लवण के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मैग्नीज को नहीं प्राप्त किया जा सकता है लवण के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से। अगला प्रश्न है, सल्फाइड एस के सांद्रण की विधि है। सल्फाइड एस के सांद्रण की विधि क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा झाग प्लवन, यानी यह फिन प्लवन होता है और इसमें झाग उत्पन्न होता है, उसी के साथ शुद्ध एस ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर झाग प्लवन है, यह भी सही है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मंडल परिष्करण प्रयुक्त होता है। मंडल परिष्करण किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी धातु शोधन हेतु मंडल परिष्करण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, पाइराइट से कपर के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त धातु मल मुख्यतः बना होता है। पाइराइट से अगर कपर का निष्कर्षण किया जाता है तो जो धातु मल बना होता है तो वह किसका बना होता है? तो जब पाइराइट किया जाता है तो फेरस ऑक्साइड बालू के साथ संयोग करके धातु मल के रूप में फेरिक सिलिकेट बनाता है, यानी FeSiO3 बनाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, बक्साइट के शोधन में प्रयुक्त विधि है। बक्साइट के शोधन में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा निछालन। बक्साइट में निछालन विधि के द्वारा उसे सांद्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है, धातु कर्म में प्रयुक्त खनिजों की मृदा अशुद्धियाँ कहलाती है। धातु कर्म के समय जो खनिज में मृदा अशुद्धियाँ मिली होती है तो वो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा अधात्री। अधात्री या इसको मैट्रिक्स से आगे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा।
फिर अगला प्रश्न है विद्युत अपघटन प्रयुक्त होता है, विद्युत अपघटन किस में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्युत लेपन में और विद्युत शोधन दोनों में विद्युत अपघटन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है मेक अर्थन विधि किसके लिए प्रयुक्त होती है? मेक अर्थन विधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है शुद्धिकरण में? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी एजी सिल्वर के उपयोग में मेक अर्थन विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है कॉपर की विद्युत शोधन में गोल्ड की थोड़ी सी मात्रा किस रूप में जमा होती है? कॉपर के जब विद्युत शोधन किया जाता है तो उसमें गोल्ड सोना की थोड़ी सी मात्रा किस रूप में जमा हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एनोड पंख के रूप में वह थोड़ा सा जमा हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 61 नंबर से प्रश्न है, देखिए क्या दिया है, किसके धातु कर्म में एल्यूमिनो तापीय विधि प्रयुक्त होती है? किसके धातु कर्म में एल्यूमिनो तापीय यानी एल्यूमिनो थर्मिक विधि से बुलाया जाता है तो उसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्रोमियम, क्रोमियम। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देखिए कुछ ऐसे धातु होते हैं जिसके निष्कर्षण के लिए कार्बन और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड से नहीं कराया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम उसे एल्युमिनियम से कराते हैं अभिक्रिया, तो उसे हम एल्यूमिनो तापीय विधि या एल्यूमिनो थर्मिक विधि कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम, Cr। फिर देखिए अगला प्रश्न है अर्धचालक में प्रयुक्त सिलिकॉन तत्वों का शोधन होता है। अर्धचालक में प्रयुक्त सिलिकॉन तत्वों का शोधन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी मंडल परिष्करण के द्वारा किया जाता है, मंडल परिष्करण के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए फिर अगला प्रश्न है प्रगलन में एक अतिरिक्त पदार्थ मिलाया जाता है, प्रगलन में एक अतिरिक्त मतलब अदर पदार्थ मिलाया जाता है जो अशुद्धियों से संयोजित होकर गलनीय उत्पाद बनाता है, इसे कहते हैं। प्रगलन में एक बाहर से पदार्थ मिलाया जाता है तो वह पदार्थ जो होता है वह अशुद्धि से संयोजित होकर एक गलनीय मतलब जो गल जाए, अशुद्धि उसमें का निकाल दे तो वह उत्पाद बनाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ, गालक। उसे हम गालक बोलते हैं या उसे हम द्रावक बोलते हैं, द्रावण, और इस पूरे प्रक्रिया को प्रद्रावण बोला जाता है। फिर देखिए फिर अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा असत्य कथन है? निम्न में से कौन सा असत्य कथन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि अर्जेटाइट एवं क्यूफ्राइड ऑक्साइड है, अर्जेटाइट एवं क्यूफ्राइड ऑक्साइड है जो कि असत्य कथन है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? निम्न में से कौन मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा जिप्सम, यानी जिप्सम मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जिप्सम। फिर नेक्स्ट प्रश्न है धातु की चमक का कारण है, धातु की चमक का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही जितने भी धातु होते हैं वह चमकते हैं। फिर अगला प्रश्न है किसी इमल्सन यानी पायस को नष्ट किया जा सकता है, किसी इमल्सन यानी पायस को किसके द्वारा नष्ट किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोड फोरेंसिस के द्वारा, यानी यह एक उपकरण है विद्युत कण संचालन के द्वारा, इलेक्ट्रोड फोरेंसिस के द्वारा पायस को नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है साइनाइड विधि से निष्कर्षित धातु है, साइनाइड विधि से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कॉपर, कॉपर का निष्कर्षण साइनाइड विधि से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए फिर अगला प्रश्न है आयरन का महत्वपूर्ण अयस्क है, आयरन का यानी लोहा का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा हेमेटाइट, हेमेटाइट अयस्क से जितने लोहा का निष्कर्षण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है अर्जेटाइट से सिल्वर का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? अर्जेटाइट तत्वों से सिल्वर का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा शंकर लवण बनाकर, शंकर लवण बनाकर सिल्वर धातु का निष्कर्षण किया जाता है अर्जेटाइट से। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है लोहा का खनिज है, लोहा का खनिज कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा हेमेटाइट। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, लोहा का खनिज हेमेटाइट है, हेमेटाइट। अगला प्रश्न है आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल है, आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, कैल्शियम सिलिकेट। अगला प्रश्न है सल्फर को दूर करने के लिए पाइराइट का गर्म किया जाना कहलाता है, सल्फर को दूर करने के लिए पाइराइट को गर्म किया जाना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी भर्जन या जारन कहलाता है। इसमें सल्फाइड अयस्कों का संदर्भ किया जाए। फिर अगला प्रश्न है निकिल का शोधन यानी निकिल जो तत्व है उसका शोधन किस
उसके किस यौगिक के ऊष्मीय अपघटन से होता है? निकेल धातु का शोधन उसके किस यौगिक के ऊष्मीय अपघटन के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोनिल। कार्बोनिल से होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, कार्बोनिल के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक प्राप्त यानी भारानुसार तत्व है। भू प्रॉपर्टी में यानी आपके धरती में सबसे अधिक प्राप्त होने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, जलीय एल्यूमिना को निर्जल एल्यूमिना में बदलने वाली प्रक्रिया कहलाती है। जलीय एल्यूमिना को निर्जल एल्यूमिना में बदलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निस्तापन कहलाता है, निस्तापन। फिर अगला प्रश्न है, कोलेमेनाइट है। कोलेमेनाइट क्या है? कोलेमेनाइट उसका अनुसूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी Ca2V6O11 × 5H2O। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका कोलेमेनाइट का अनुसूत्र। अगला प्रश्न है, थर्माइट विधि में अपचायक होता है। थर्माइट विधि में अपचायक क्या होता है? तो वह सोडियम होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, थर्माइट विधि में अपचायक के रूप में सोडियम प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु है, मतलब हमेशा मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा गोल्ड, यानी जो सोना होता है वह मुक्त अवस्था में पाया जाता है। धातुएं दो अवस्था में पाई जाती है, संयुक्त अवस्था और मुक्त अवस्था, और जितने भी संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं वे सभी यौगिक बनाते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि गोल्ड यानी सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम के निष्कर्षण के धातुकर्म में प्रयुक्त विधि है। मैग्नीशियम के निष्कर्षण किया जाता है तो धातुकर्म में प्रयुक्त विधि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा गलित लवण का विद्युत अपघटन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यानी गलित लवण का विद्युत अपघटन किया जाता है। अगला प्रश्न है, CN विलयन का उपयोग किस धातु के निष्कर्षण में होता है? यानी साइनाइड विलयन का उपयोग किस धातु के निष्कर्षण में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Ag यानी सिल्वर के निष्कर्षण में किया जाता है, Ag। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्यूप्रस अयस्क है। जो ऑप्शन दिया उसमें कौन क्यूप्रस अयस्क है? यानी कॉपर का अयस्क है क्यूप्रस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्यूप्राइड का क्यूप्रस अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, सभी अयस्क खनिज है किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है, क्योंकि सभी जितने भी अयस्क होते हैं वो खनिज, उसको हम मिनरल्स मान सकते हैं, किंतु सभी खनिज को अयस्क नहीं मानते हैं, क्योंकि? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सभी खनिजों से धातु का निष्कर्षण मितव्ययिता के साथ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सभी खनिजों से जो धातु का निष्कर्षण किया जाता है वह मितव्ययिता के साथ नहीं किया जा सकता है, मतलब आसानी से हम नहीं कर सकते हैं और ना ही कम खर्च में कर सकते हैं, इसलिए। फिर अगला प्रश्न है, सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि कहलाती है। सोडियम के निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा डाउन की विधि, डाउन विधि कहलाती है, डाउन विधि। अगला प्रश्न है, ऑक्साइड अयस्क से धातु निष्कर्षण की सामान्य विधि है। ऑक्साइड अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण की सामान्य विधि क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्बन के साथ अपचयन, कार्बन के साथ अपचयन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है? जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन है जो कि आयरन यानी लोहा का अयस्क नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कि आपका ऑप्शन नंबर सी, केसिटेराइट, केसिटेराइट जो कि आयरन यानी लोहा का अयस्क नहीं है। अगला प्रश्न है, धातु शोधन की मंडल परिष्करण विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? जो धातु शोधन की मंडल परिष्करण विधि है वह किस परिष्करण आधार पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी वह ठोस की अपेक्षा गलित अवस्था में अशुद्धि की अधिक विलयता पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका। फिर अगला प्रश्न है, Sp एवं Sn का उनके मुख्य अयस्क से निष्कर्षण होता है, यानी जो लेड है Sp लेड एवं Sn यानी टिन का उनके मुख्य अयस्क से निष्कर्षण होता है, तो यह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्व अपचयन तथा कार्बन अपचयन द्वारा होता है। स्व अपचयन एवं कार्बन अपचयन के द्वारा होता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केलामीन, केलामीन जो कि मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, केलामीन। फिर अगला प्रश्न है,
जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण होता है, जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण होता है किस विधि के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा भर्जन के बाद कार्बन के साथ अपचयन द्वारा होता है, भर्जन के बाद कार्बन के साथ अपचयन द्वारा होता है। फिर अगला प्रश्न है, सल्फाइड एस के अपचयन के पुनः भर्जन के लाभ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सल्फाइड एस के अपचयन के पुनः यानी उसके अपचयन के बाद जब भर्जन के लाभ के संदर्भ में कौन सा कथन जो है कि जो कि सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कि धातु सल्फाइडों हेतु कार्बन तथा हाइड्रोजन उपयुक्त अपचायक है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि धातु सल्फाइडों के लिए हेतु कार्बन तथा हाइड्रोजन उपयुक्त अपचायक है, जो कि सही नहीं है कथन यह। फिर अगला प्रश्न है, कॉपर पाइराइड का सूत्र है, कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या होता है? कॉपर पाइराइड, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CuFeS2, CuFeS2 जो कि आपका कॉपर पाइराइड का सूत्र होता है, इसी से कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का एस्क नहीं है? जो ऑप्शन दिया है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एल्युमिनियम का एस्क नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एग्लेसाइट, एग्लेसाइट जो कि एल्युमिनियम का एस्क नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ, एग्लेसाइट। अगला प्रश्न है, सल्फाइड एस से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? सल्फाइड एस से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतः अपचयन विधि के द्वारा किया जाता है, स्वतः अपचयन विधि के द्वारा सल्फाइड एस से कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्साइड एस्को से आयरन का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? ऑक्साइड एस्को से आयरन का निष्कर्षण यानी लोहा का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयन के द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO के अपचयन द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, फिन पलवन विधि द्वारा किस प्रकार के एस का सांद्रण किया जाता है? फिन पलवन विधि के द्वारा किस प्रकार के एस का सांद्रण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सल्फाइड एस का, सल्फाइड एस का सांद्रण किया जाता है फिन पलवन विधि के द्वारा, जैसे कि कॉपर पेराइड का सांद्रण इसी के द्वारा किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी Fe यानी लोहा का। फिर अगला प्रश्न है, गेलना किस धातु का एस्क है? गेलना किस धातु का एस्क है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी या Hb का एस्क है, Hb। फिर अगला प्रश्न है, फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं? फूल्स गोल्ड के नाम से किसे जानते हैं? फूल्स गोल्ड, तो इसका राइट आंसर होगा FeS2 यानी आयरन फेराइड्स, आयरन फेराइड्स को हम फूल्स गोल्ड के नाम से जानते हैं, इसे लो अयस्क भी बोला जाता है। फिर अगला प्रश्न है, मेलेकाइट एस्क है, मेलेकाइट यह किसका एस्क है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कॉपर का एस्क है मेलेकाइट, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, बेशमीरीकरण का प्रयोग किस धातुकर्म में किया जाता है? बेशमीकरण का उपयोग किस धातुकर्म में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कॉपर के धातुकर्म में किया जाता है बेशमीकरण का उपयोग, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एस्क एल्युमिनियम का नहीं है? निम्न में से कौन सा एस्क एल्युमिनियम का नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एगुराइट, एगुराइट जो कि एल्युमिनियम का एस्क नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का एस्क है, जो ऑप्शन दिया है उसमें एल्युमिनियम का एस्क पूछा जा रहा है कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का एस्क है, यह जो है जो लोहा का यह एस्क है, और ए नंबर राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाइट्रेट तेज गर्म करने में धातु देगा? कौन सा जो ऑप्शन है, कौन सा नाइट्रोजन है जो कि उस ताप पर गर्म करने पर वह धातु देगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। फिर अगला प्रश्न है, उत्प्लावन विधि में खनिज कणों की उत्प्लावन का कारण, उत्प्लावन विधि में खनिज कणों के उत्प्लावन का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कि उसकी सतह आसानी से नहीं भीगे होते हैं, इसी के कारण उसकी सतह जो होते हैं आसानी से नहीं भीगे होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सोना, सोना जो होता है वह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, केसिटेराइट एस्क है, केसिटेराइट किसका एस्क है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टिन का एस्क है या केसिटेराइट एसन टिन का एस्क है। फिर अगला प्रश्न है, कार्बोजेन किसका मिश्रण है? कार्बोजेन किसका मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर होगा H2 और S का मिश्रण है, H2 और S का मिश्रण है कार्बोजेन। अगला प्रश्न है,
स्मेल्टिंग में धातु ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में क्या मिला हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन। कार्बन ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कार्बन संयुक्त है। फिर अगला प्रश्न है, डोलोमाइट खनिजों में पाए जाते हैं। डोलोमाइट खनिज में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट में कौन सा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है? निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिर अगला प्रश्न है, समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व है। समुद्री जल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। सोडियम जो कि समुद्री जल में पाया जाता है, इसी कारण तो नमक बनाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, कॉपर पाइराइड का सूत्र है। कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CuFeS2 जो कि कॉपर पाइराइड का सूत्र है। इसी से कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः डैश से संकेंद्रित करते हैं। सल्फाइड अयस्कों को सामान्यतः डैश से संकेंद्रित यानी उसका किससे निष्कर्षण करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फिन पुलवन विधि के द्वारा उसे सांद्रण करते हैं, यानी संकेंद्रित करते हैं सल्फाइड अयस्कों को। अगला प्रश्न है, बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। बिस्मथ धातु की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी +3। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपका इतना। देखिए, एक चैप्टर में 117, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसमें से कि आपका प्रत्येक ईयर्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इस जितने भी प्रश्न हैं सभी को ध्यानपूर्वक देखिए और याद कर जाइए। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।